गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब? देखिए आज जो हम करने वाले हैं क्लास नंबर 60 है अपनी और टोटल 65 क्लास तक आएगा। तो आज हम करेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस के रिगार्डिंग, खासकर लॉन्ग टर्म सोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है ना। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर उसके रिगार्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। तो एक यूनिट अपनी ये दे रखी थी। तो पहला दिया गया है क्या, एक्सप्लेन। क्या करना है आपको, एक्सप्लेन करना लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल देने हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस और उनके एग्जाम्पल के रिगार्डिंग ये अपना जो टॉपिक है वो रहने वाला है। ये पहला क्वेश्चन है। टोटल 3 ही क्वेश्चन करेंगे, लेंथी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कैन बी डिफाइन एज एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो जिसकी मेच्योरिटी यानी कि जिसको 1 साल के बाद रिपेमेंट जिसकी करनी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लाइक बैंक लोन हो गया, बॉन्ड हो गए, लीजिंग हो गए, या अदर कोई भी फाइनेंस जो भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट खासकर होते हैं वो, चाहे वो पब्लिक भी हो सकते हैं या प्राइवेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, उसको लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के नाम से जाना जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, या इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करता है और उसके थ्रू ही हम पढ़ेंगे। तो पहला दिया गया अपना इश्यू ऑफ शेयर। क्या दिया गया है, इश्यू ऑफ शेयर। शेयर क्या होते हैं कि जो भी आपकी टोटल कैपिटल होती है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को शेयर बोला जाता है। यानी कि टोटल कैपिटल को जो हम पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, उस हर पोर्शन हो हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टर जो इस शेयर को बेचते हैं, खरीदते हैं, या आप बोल सकते हो जो खरीदते हैं, उनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। इन्वेस्टर की हैबिट या टेम्परामेंट अलग अलग होता है। कुछ इक्विटी में पैसा लगाते हैं, कुछ आपका प्रेफरेंस में पैसा लगाते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होते हैं, इक्विटी शेयर आर शेयर विच डू नॉट इंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट। इनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। आप सबको पता है इक्विटी और प्रेफरेंस के अंदर डिफरेंस, तो ज़्यादा ऐसा इश्यू नहीं है कि आपको नहीं आता। तो सबसे पहले क्या होता है सर, प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। किस चीज़ का, डिविडेंड और इसकी जो कैपिटल लगाई थी वो प्रेफरेंस के बाद ही मिलती है। लेकिन इनको सर वोटिंग राइट होता है, रियल ओनर होते हैं ये, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे प्रेफरेंस के रिगार्डिंग। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होते हैं जिनको इक्विटी से पहले डिविडेंड मिलता है और इक्विटी से पहले ही वाइंडिंग अप के टाइम कैपिटल भी मिलती है, और इनको फिक्स एक रेट ऑफ से डिविडेंड मिलता है, जबकि इक्विटी वाले को फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता। हाँ, इनको वोटिंग राइट नहीं होता, आप ऐसे बोल सकते हो। जब प्रॉफिट होगा तभी इनको पोर्शन मिलेगा, लाइक इक्विटी। नेक्स्ट वन हम बढ़ते हैं यहाँ पर कि टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आते हैं। कन्वर्टेबल क्या होता है, जिसको एक टाइम के बाद इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिसको इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जाना। कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, मान लिया किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनको नो डाउट डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर कम्युलेटिव है तो अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो पिछले वाला एरियर ऑफ डिविडेंड भी मिल जाएगा। ये कम्युलेटिव के अंदर होता है। नॉन कम्युलेटिव के अंदर पीछे वाला जो प्रॉफिट नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा, अगले साल का फिर अगले साल ही मिलेगा, ठीक है, पुराने वाला नहीं मिलेगा। एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता कम्युलेटिव में। पार्टिसिपेटिंग क्या होते हैं कि पहले प्रेफरेंस को सारा पैसा देंगे, फिर इक्विटी का पैसा देंगे सारा, उसके बाद भी अगर कुछ बच जाएगा तो उसके अंदर क्या होता है, प्रेफरेंस और इक्विटी का शेयर पहले से ही डिसाइड होता है, ठीक है। इसके नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इनको डिविडेंड और कैपिटल दी, उसके बाद सारा इक्विटी का बचेगा। रिडीमेबल और इरिडीमेबल किसको बोलते हैं, रिडीमेबल वो होते हैं जिसको कुछ टाइम पीरियड के बाद इसकी पेमेंट करनी पड़ती है। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर जो है वो 20 साल के लिए क्या किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, 20 साल से ज़्यादा के लिए नहीं कर सकते। और इरिडीमेबल वो होते हैं, इरिडीमेबल आजकल बंद ही हो गए हैं, ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया है, बंद ही हो गए हैं। यानी कि इरिडीमेबल वो होते थे जिनके वाइंडिंग अप के टाइम ही पैसा मिलता था, तो अब ये है ही नहीं, तो इनके बारे में याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या होते हैं, ये डेब्ट कैपिटल आप बोल सकते हो। ये प्रेफरेंस से थोड़ा अलग कैटेगरी होती है। अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो इनको पेमेंट करनी पड़ती है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है इनके ऊपर, ठीक है। ये आउटसाइडर होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो, जबकि वो ओनर थे, चाहे वो प्रेफरेंस हो चाहे इक्विटी, दोनों ओनर में आते हैं। लेकिन डिवेंचर होल्डर किस में आते हैं, आपके क्रेडिटर में आते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो क्रेडिटर होते हैं फुल्ली सिक्योर्ड होते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट अगर नहीं करोगे तो ये आपकी कंपनी के एसेट बेच कर वहाँ से पैसा ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह इसके कुछ टाइप दे रखे हैं। पहला टाइप आता है कि आपका रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर वो होते हैं जिसका ये 10 साल तक, अप टू 10 ईयर तक, इनके डिवेंचर होल्डर को 10 साल तक आप होल्ड करके रख सकते हो। 10 साल तक इनसे पैसा ले सकते हैं, बाद में रिडम्पशन करना पड़ता है। इरिडीमेबल होते ही नहीं, आप ऐसे बोल सकते हो। कन्वर्टेबल डिवेंचर वही एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम की पीरियड के बाद इनको इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा। नॉन कन्वर्टेबल को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जाता। सिक्योर्ड डिवेंचर जिसके लिए एसेट गिरवी रखी होती है। अनसिक्योर्ड डिवेंचर जिसके लिए एसेट गिरवी नहीं रखी होती है। अनसिक्योर्ड डिवेंचर ना के बराबर ही होते हैं, सिक्योर्ड डिवेंचर ही ज़्यादा चलते
चलते हैं। रजिस्टर्ड और बियर, रजिस्टर्ड का मतलब होता है जिसका नाम उस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, डिवेंचर होल्डर के सर्टिफिकेट, वही उसका ओनर होता है। ठीक है। बियर का मतलब होता है इसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा होता, जिसके हाथ में ही होता है वही इसका ओनर होता है। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस एक इक्विटी था, एक प्रेफरेंस था आपका, उसके साथ साथ आप बोल सकते हो कि डिवेंचर होल्डर हम पढ़ चुके हैं। थर्ड वन आता है फिर आपके पास लोन फ्रॉम द स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आ जाता है, जैसे कि आपका IFCI, SFC, IRBI और SIDC, ये क्या आता है आपका लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देते हैं, मैक्सिमम 25 साल तक के लिए लोन देते हैं। इनके कुछ बेनिफिट क्या है, जैसे कोई नई कंपनी है तो उसके शेयर को कोई नहीं खरीदता, तो ये उसके शेयर को अंडरराइट करते हैं, मतलब पहले खुद खरीद लेते हैं फिर आगे उसको सेल आउट करते हैं। इसके साथ साथ जो ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन तो देते हैं, लेकिन इनकी इंटरेस्ट रेट जो होती है बिल्कुल कम होती है, मार्केट रेट से कम लोन पर कम इंटरेस्ट पर ये लोन देते हैं। लेकिन लीगल फॉर्मेलिटी थोड़ी सी इसमें ज़्यादा होती है, और जो कंपनी से लोन लेती है 20-25 साल के लिए ह्यूज मतलब बड़ी अमाउंट में लोन देते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं उस कंपनी के अंदर अपने 1 या 2 डायरेक्टर को अपॉइंट कर देते हैं, जो ये ध्यान रखेंगे कि जो लोन का पैसा वो गलत तरीके से कंपनी यूज ना कर पाए। तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी है, आप ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट वन आता है फिर इसके बाद बोरोड फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक से भी लोन लिया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। नॉर्मली कमर्शियल बैंक जो लोन है शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, लेकिन आज के टाइम में 3 से 5 साल तक डायरेक्ट लोन दे देते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते थे, और अगर मान लें कि 2 या 3 साल के लिए लोन देना पड़ता तो हर साल रिन्यू करते थे। लेकिन अब कुछ कंडीशन में प्रियोरिटी सेक्टर को आप बोल सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को 3 से 5 साल तक डायरेक्ट लोन दे सकते हैं। नेक्स्ट बनाता है जिसके बाद पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक, आम पब्लिक से भी कंपनियां पैसा ले सकती है, खासकर जो रेपुटेटेड कंपनियां होती है वो आम पब्लिक से पैसा लेती है, और इसके लिए वो न्यूज़पेपर वगैरह में अनाउंसमेंट करती है। फ़ायदा क्या होता है, या फिर ऐसे मान लो कि जहां पर बैंक नहीं होते, जहां पर कमर्शियल बैंक नहीं होते, वहां पर लोग अपनी सेविंग किसी रेपुटेटेड कंपनी के अंदर करना चाहते हैं। फ़ायदा क्या होता है, बैंक रेट से ज़्यादा रेट देते हैं कौन, ये कंपनियाँ, किसको, आम पब्लिक को, और फिर ज़्यादा रेट देते हो तो इन्वेस्टर तो खुश हो गया। तो इस कंडीशन में कंपनी को क्या बेनिफिट है कि जो बैंक वाले कंपनी को लोन देते हैं वो ज़्यादा रेट से देते हैं, जबकि पब्लिक से कम रेट पे लेते हैं। दूसरा, इसके ऊपर कोई हेडेक नहीं है जी, मतलब कागजी कार्रवाई ना के बराबर है। 6 से लेके और 36 महीने तक ये आम पब्लिक से लोन ले सकते हैं, ठीक है, और जब मन करे वापस कर सकते हैं। लेकिन टोटल पेड अप कैपिटल का 25% से ज़्यादा पब्लिक डिपॉजिट के रूप में नहीं ले सकते, मतलब आम पब्लिक से पेड अप कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 25% हिस्सा ही ले सकते हैं। कंपनी की जितनी पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल प्लस में जनरल रिजर्व, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन आता है जी रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट बिजनेस के अंदर जो रखा हुआ है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए सोर्स का यूज़ किया जा सकता है। आप ये मान लो कि एक ऐसा सोर्स होता है जिसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट को पिलाफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका जो यूज है कहाँ पर, लाइक जनरल रिजर्व हो गया, आप ऐसे बोल सकते हो, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो गया, तो वहाँ पर इसका पैसा डाला जाता है। नेक्स्ट वन आता है लीज फाइनेंसिंग की। अगर हम बात करते हैं लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, खासकर इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप जो लॉन्ग टर्म के लिए ही लेते हैं, मान लें कि आप बैंक वाले जो है बिल्डिंग जो है वो क्या करेंगे, तो 5 साल 10 साल के लिए, नॉर्मली 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर आगे एक्सटेंड करते रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या करते हैं वो फाइनेंसिंग करते हैं लीज के थ्रू। फिर इसके बाद आता है फॉर एफडी। फॉरेन जो फॉरेनर है वहाँ से भी पैसा लिया जा सकता है एफडी की फॉर्म में। इंडियन जो कंपनी है वो फॉरेनर को अपने कंपनी के अंदर ज्वाइंट वेंचर करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए इनवाइट करती है, ठीक है, ताकि वो वहाँ पर पैसा लगा सके। तो इस तरीके से ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर आ जाते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए कर लेते हैं हम, क्या दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बारे में आपको बताना है। इजी सा क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग ही क्या होती है। ये एक इट इज़ एन ओपिनियन ऑफ ए पर्टिकुलर क्रेडिट एजेंसी। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्रेडिट एजेंसी का एक ओपिनियन, मतलब आप पहली बात, क्रेडिट रेटिंग जो है कंपनियां खुद बुलाती है इन एजेंसियों को और बोलती है कि हमें रेट करो। क्यों करो, क्योंकि अगर ये अच्छी रेट करेगी तो आम लोग हैं जो कंपनी के अंदर पैसा लगाएंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां नॉर्मली आउटसाइडर डेब्ट के रिगार्डिंग रेटिंग करती हैं। भाई किसी कंपनी ने जो बाहर जो आउटसाइडर से पैसा ले रखा था, क्या उनको टाइम पर वापस पैसा दिया, रेगुलरली जो इंटरेस्ट डिविडेंड जो इंटरेस्ट बनता था क्या वो पेमेंट किया नहीं कभी। और ये कंपनियां जो रेट देती हैं ये बोलती हैं साफ साफ कि हम सिर्फ ओपिनियन दे रहे हैं एक इन्वेस्टर को कि भाई ये कंपनी अच्छी है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है।
मतलब हम आपको आप बोलते कंपाइल नहीं, हम आपको विवश नहीं करें कि इसी कंपनी से खरीदो। हम ये नहीं बोले कि इस कंपनी से, जो क्रेडिट रेटिंग देने वाली एजेंसी है जो अपनी स्टेटमेंट देती है, वो ये कभी नहीं बोलती कि इसी कंपनी से खरीदो। वो ये बताती है कि हाँ ये कंपनी ने पहले जो आउटसाइडर से पैसा लिया था टाइम पे पेमेंट किया या नहीं किया। ठीक है, तो ये कुछ एजेंसियां दी गई हैं, आइए इनको रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है क्रेडिट रेटिंग सिस्टम ही क्या होता है, फिर एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई ने 1995 को पद्मनाभम, ठीक है, इसके अंडर एक कमेटी गठन की थी जो क्रेडिट रेटिंग के रिगार्डिंग काम की थी। इसमें 5 स्केल होते हैं, 5 स्केल A to E तक। ए को स्ट्रॉन्ग कंपनी बोलता है, ई का मतलब होता है जो डेंजरस होती है, इसके अंदर पैसा लगाना ठीक नहीं है। खासकर ये बैंकों के रिगार्डिंग दिया गया था। कैमल रेटिंग जो दी गई थी डोमेस्टिक बैंक के लिए, और कैलकस जो रेटिंग दी गई थी वो फॉरेन बैंक के लिए दी गई थी। अब कैमल और कैलकस की फुल डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। कैमल के अंदर पहला जो सी है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बोलता है, ए फिर एसेट क्वालिटी को, एम मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस को, ई अर्निंग, एल लिक्विडिटी और ई सिस्टम एंड कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सारे के सारे जो 6 के 6 कंपोनेंट हैं ये कैलकुलेटेड किए जाते हैं स्केल जो होता है 1 to 100 के बीच में। ठीक है, इसके अलावा रेटिंग सिंबल डोमेस्टिक बैंक के रिगार्डिंग लगा सकते हैं आप। रेटिंग सिंबल जो आपने 5 A to E पढ़ा था ना, उस ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है अगर किसी को ए रेट मिला है तो इसका मतलब है बेसिकली साउंड, मतलब वो कंपनी वो बैंक क्या साउंड है। बी का मतलब होता है सर फंडामेंटली साउंड है लेकिन मोड में थोड़ी बहुत वीकनेस है। सी का मतलब होता है सर वो रूल रेगुलेशन का पालन नहीं कर रहा, जो खासकर बैंक के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आरबीआई के रूल रेगुलेशन का पालन नहीं कर रहा। डी का मतलब होता है सर ये सीरियस या इमोडरेट फाइनेंस है, मतलब इसके पास पैसे की ही कमी है, नियम पालन तो दूर की बात है। और ई का मतलब होता है कि इसके अंदर पैसा लगाना डेंजरस है, ये नियर फ्यूचर बंद होने वाली है ये बैंक। ठीक है, तो इस टाइप से हम ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है कैलकस जो फॉरेन बैंक के रिगार्डिंग दिया गया था, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। इसके अंदर क्या दिया गया, सबसे पहले सी का मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ए का मतलब एसेट क्वालिटी, एल का मतलब लिक्विडिटी, सी का मतलब यहाँ पर सी का मतलब कंप्लायंस है, बाकी सारा सिस्टम सेम है। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट रेटिंग एजेंसियों के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस है आपके। तो पहला क्या कुछ दिया गया है इस रेटिंग एजेंसी के बारे में ये पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है CRISIL, क्रिस्टल बोल सकते हो आप इसको, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। सबसे पहले आप बोल सकते हो यही थी। क्या कुछ इसके रिगार्डिंग दिया गया है, क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन, आप ऐसे याद रख सकते हो क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस, इन्फॉर्मेशन सर्विस है, ये आगे इंडिया लिमिटेड है, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं रखें, इंडिया लिमिटेड। तो ये जो है 1987 के अंदर ये बनाई गई थी, आप इसको याद रखना आपको। ठीक है, और इसका काम क्या है, ये एक सब्सिडरी है क्रिस्टल लिमिटेड की, या फिर स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल कंपनी है उसकी एक सब्सिडरी के रूप में काम करती है। और ये सारी सर्विस प्रोवाइड करवाती है क्रेडिट रेटिंग से रिगार्डिंग। किस किस को सर्विस प्रोवाइड करवाती है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, लेंडर हो, इश्यूअर हो, मार्केट इंटरमीडियरी हो, ठीक है, सबको ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है, ये ध्यान रह जाएगा आपको। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि वर्थीनेस ऑफ द कमर्शियल एंटिटी, इनकी अगर ये रेटिंग देती है, ये इवेलुएट करती है कि कमर्शियल एंटिटी जो होती है उनकी क्रेडिट वर्थनेस कितनी है। ठीक है, क्रेडिट वर्थनेस, उसकी रेपुटेशन कितनी है, कैसे, लाइक इन जो क्रिशियल का जो कंपनी है इसके द्वारा जो रेट दी जाती है वो मतलब स्ट्रेंथ इसकी कितनी देखी जाती है रेट देते टाइम। मार्केट के अंदर किसी कंपनी के रेपुटेशन कहते हैं, मार्केट शेयर क्या है, यानी कि किसी कंपनी को रेटिंग देते टाइम जो क्रिशियल है ये क्या क्या नोट करती हैं, उस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट रेपुटेशन क्या है और मार्केट शेयर क्या है। आपको एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है आपके साथ। ठीक है, और इन्हीं के बेस पर ये इन्वेस्टर जो होते हैं वो हेल्प मिलती है कि इस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो ये रेटिंग देती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो रेटिंग देती है ये AAA से लेके D तक रेटिंग देती है। AAA का मतलब होता है हाईएस्ट रेटिंग, किसी कंपनी को अगर इसने रेटिंग दी है, AAA का मतलब होता है हाईएस्ट क्रेडिट वर्थीनेस, मतलब इसके अंदर आप आंख बंद करके पैसा लगा देते हो, ये ओपिनियन आपको देती है। D का मतलब होता है ये डिफ़ॉल्ट होने वाली, इसके अंदर पैसा ना लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट वन हम बात करेंगे। फिर इसके बाद सेकंड जो होती हैं, टोटल जो है 7 ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ दी गई हैं। सेकंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमारे पास क्या दे रखी है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इकरा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इकरा। तो यहाँ पर आई से इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन दोनों वर्ड साथ आते हैं, इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये जो बनी थी, ये बनी थी 1991 के अंदर, क्या बनी थी ये लिख सकते हैं आप, 1991 के अंदर बनी थी। और ये क्या करती हैं ये रेट टू द रुपीज़ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको ये रेट करती है, आप ऐसे बोल सकते हो, इट रेट रुपीज़ डोमिनेटेड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, रेटिंग का मतलब ये रेटिंग करती है डेब्ट जो रुपए
डेब्ट डोमिनेटेड जो इंस्ट्रूमेंट, डेब्ट मतलब जो डेब्ट का पैसा जो रुपए में इशू किया जाता है वो, खासकर कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, पब्लिक सेक्टर यूनिट, उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट रेटिंग सिस्टम ये अडॉप्ट करती हैं। नेक्स्ट वन आता है फिर इसके बाद, थर्ड वन दिया गया है क्रेडिट एनालिसिस रिसर्च, केयर बोलते हैं इसको, CARE, ठीक है। बस ये कब एस्टेब्लिश हुई, फुल फॉर्म क्या है, खासकर ये आपको लिख के आनी है, और एक एक दो पॉइंट इसके। तो ये 1993 को ये एस्टेब्लिश की गई, और फुल फॉर्म क्या है केयर की, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, ठीक है। RE से रिसर्च का, RE जो है रिसर्च से उठाया गया है, आप ये बोल सकते हो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती हैं, या फिर ये उन कंपनियों को रेट करती है जो CP, कमर्शियल पेपर वगैरह, बॉन्ड वगैरह, डिवेंचर वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह, उनके लिए ये रेटिंग देती है, ठीक है। ये इसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत इसके अंदर लिख रखा है, तो वह आप पढ़ सकते हो, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट वन हम बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। हाँ जी, देखिए फोर्थ दिया गया है एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड। इस एक्यूट का पहला जो नाम है, पहले इसको समेरा नाम से जाना जाता था, SMERA, समेरा, ठीक है। अब ये एक्यूट, ये रेटिंग फॉर बैंकिंग, ठीक है, या IT सेक्टर, ये किस किस को रेट देती है सर, जो बैंक लोन देते हैं उनके रिगार्डिंग रेट देती है, SME को रेट देती है, बॉन्ड को रेटिंग करती है, CP को रेटिंग करती है, ठीक है। ये इन मतलब कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट को रेट करती है, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है फिर आपका ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, जैसे इसका नाम है, BWR के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है, ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ठीक है। इसका काम क्या होता है जी, इसका काम बैंक लोन, FD, ठीक है, बैंक लोन, FD, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, CPE, इसको रेटिंग देती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आप एक्यूट वाला पढ़ के आए थे, वो आपकी लार्जली स्मॉल साइज कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी, उनको रेटिंग देती थी। अब आता है नेक्स्ट वन, सिक्स्थ में हम पढ़ेंगे क्या, इंडियाज रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, इंडियाज रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसकी इंड, और आपके RA से रेटिंग आप बोल सकते हैं। जो फिट्च ग्रुप है, ठीक है, इसके अंडर काम करती है। होली ऑन सब्सिडरी बुक है, सब्सिडरी है ये किसकी, फिट्च ग्रुप, ये भी एक रेटिंग एजेंसी प्रोवाइड करवाने वाली फॉरेन कंपनी है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं। वन ऑफ द लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये, जो रिकॉग्नाइज की जाती है SEBI से, और एक्रीडेटेड, मतलब इसका ये भी कितना रेटिंग देना, वो देना RBI के द्वारा, इनके SEBI और RBI, चाहे वो एक्यूट रेटिंग रिसर्च लिमिटेड हो, चाहे वो आपका ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो, और चाहे फिर ये इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड हो, इनको रिकॉग्नाइज तो SEBI करती है, लेकिन एक्रीडेटेड मान्यता देती है, मान्यता देता RBI, क्या देता है, RBI। ये बैंकों के लिए होते हैं खासकर, जो ये इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड बैंक को रेटिंग करती है, इंश्योरेंस कंपनी को रेटिंग करती है, और लीजिंग कंपनी को रेटिंग करती है। किस किस को, बैंक को, इंश्योरेंस कंपनी को, और लीजिंग कंपनी को क्या करती है, रेटिंग करती है। और लास्ट का पॉइंट आज है इस टॉपिक का, इस क्वेश्चन का अपना क्या दिया गया है, देखिएगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है इन्फोमेरिक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आप देखना। इन्फो का लिया गया है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल ओमनिबस, इन्फो से क्या बना है, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल ओमनिबस, ठीक है। मेरिक से क्या बना है, मैट्रिक रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन सिस्टम, ये किससे बनाया गया, आपका मेरिक से बनाया गया। तो इन्फोमेरिक वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड है ये आपको ध्यान रखना है, क्या कुछ दिया गया है। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट ये इशू करती है। जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, सॉरी किसको रेटिंग कौन देता है, ये रेटिंग देती है, ठीक है, ये आपको याद करना है। रेट फॉर म्यूचुअल फंड, IPO वगैरह इशू करना, उनको भी ये रेट देता है। तो ये कुछ रेटिंग एजेंसी थी, आप इसको एक बार सिर्फ लिख के देख लेना, इसकी फुल फॉर्म कब बना, फुल फॉर्म रह के किसका टास्क, बस किसको रेटिंग देती है, इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा इसमें करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। और आज का जो अपना लास्ट क्वेश्चन है छोटा सा वो बचता है, वो देखिए कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट क्या होता है, हाउ डज माइक्रो क्रेडिट एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप और बेनिफिट, ठीक है, ये काम कैसे करता है माइक्रो क्रेडिट और इसके टाइप और बेनिफिट बताइए। तो माइक्रो क्रेडिट रेफर टू द प्रोविजन ऑफ द स्मॉल लोन, नॉर्मली बात है कि माइक्रो क्रेडिट का मतलब है सर स्मॉल लोन के रिगार्डिंग है, ठीक है, खास करके बिना सिक्योरिटी के जो दिया जाता है। आप ये मान लो जो रेडी पटड़ी वालों को लोन देते हैं ना, अब 10,000 रुपये तक का, वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ये किसको लोन देता है सर, इंडिविजुअल को भी दे सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, ठीक है। जिनको फॉर्मल बैंकिंग के थ्रू लोन नहीं मिलता उनके लिए हेल्प करता है,
ठीक है। ये लोन आर ग्रांटेड लोन किस किस को, एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करना चाहता है छोटे उसको भी, स्मॉल बिजनेस ओनर को भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी, जिसको SHG के नाम से भी जाना जाता है ना गाँव के अंदर, वो बड़ा उनको ही। इसका मेन एम क्या होता है, सपोर्ट करना इनकम जनरेटेड एक्टिविटी, कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन करे, इनकम जनरेशन करे, वे नौकरी की तरफ ना भागे, अपने पाँव पे खड़े हो, उसके रिगार्डिंग माइक्रो क्रेडिट वगैरह के थ्रू लोन दिया जाता है। कौन कौन सी स्कीमें इसके लिए माइक्रो क्रेडिट के अंतर्गत लॉन्च की गई हैं वो आपको एक बार देख लेते हैं। पहला दिया गया है किसके नाम से, फर्स्ट वन दिया गया है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी के नाम से। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, या फिर महिला समृद्धि योजना, ये तो सुना होगा आप सबने। मुद्रा के अंदर फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती थी MCQ वगैरह में, तो लेकिन आपको यहाँ पर लिख के आनी तो वैसे याद रख लेना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। नाबार्ड के बारे में आप सबको पता है। तो ये कुछ स्कीमें हैं जिसके थ्रू ये माइक्रो फाइनेंस के थ्रू माइक्रो फाइनेंस के अंदर ये स्कीमें आती हैं जिसमें आम पब्लिक को या छोटे उद्योग धंधियों को लोन दिया जाता है। अब आता है हाउ टू डज माइक्रो क्रेडिट वर्क, कि माइक्रो क्रेडिट कैसे काम करता है, ठीक है। तो माइक्रो क्रेडिट ऑपरेट थ्रू द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, कि माइक्रो क्रेडिट यानी कि छोटी उधार कब मिलेगी सर, छोटे इंस्टीट्यूशन के थ्रू मिलेगी या फिर NGO के थ्रू मिलती हैं। तो कैसे मिलेगी, सबसे पहले ब्रोवर असेसमेंट, कि माइक्रो क्रेडिट देने से पहले ब्रोवर की क्रेडिट वर्थीनेस चेक की जाती है कि क्या ये टाइम पे पेमेंट कर देगा या नहीं कर देगा। हाँ, एक बार यस होने के बाद उसका बैकग्राउंड देखने के बाद अगर डन है उसके बाद उसको लोन दिया जाता है, ठीक है। और लोन देने के बाद ये देखा जाता है कि लोन प्रोडक्टिव पर्पज के लिए हो, और फिर उसका रिपेमेंट, कि अगर मान लें कि ब्रोवर आर एक्सपेक्टेड टू रिपे, अगर ब्रोवर ने रेगुलर टाइम पे लोन दिया है तो उसको आगे टाइम पीरियड उसका बढ़ा दिया जाता है। फिर भी पहले मान लेंगे 1 महीने के लिए दिया, फिर ज़्यादा के लिए जाते हैं, और क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डिंग होती है जिसकी, ठीक है। ये इसका तो है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो क्रेडिट के रिगार्डिंग दिया गया है। माइक्रो क्रेडिट के टाइप कौन कौन से हैं, पहला आता है जी इंडिविजुअल माइक्रो क्रेडिट। क्या आता है, इंडिविजुअल माइक्रो क्रेडिट, याद रह जाएगा ना, इंडिविजुअल माइक्रो क्रेडिट मतलब एक पर्सन को लोन दिया जाता है, लोन प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल फॉर ए बिजनेस और पर्सनल, या तो बिजनेस पर्पज के लिए या फिर पर्सनल पर्पज के लिए एक इंडिविजुअल को लोन दिया जाता है, उसको इंडिविजुअल। ग्रुप के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप लगा लो, इसके अंदर लोन दिया। एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाइक फार्मिंग, लाइक लाइव स्टॉक, खासकर जो पशु वगैरह है उनके लिए, फिशिंग के लिए। माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट, ये ग्रोथ, माइक्रो इंटरप्राइज ये कहने का मतलब जो स्मॉल इंडस्ट्री है ना उनकी ग्रोथ के लिए जो लोन दिया जाता है उसको माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट स्कीम के अंदर दिया जाता है। फिर आता है कंज्यूमर माइक्रो क्रेडिट, ये जो घर खर्च के लिए भैया आप ऐसे मान लो पर्सनल कंजप्शन के लिए, इमरजेंसी के लिए जो लोन दिया जाता है उसको आपका कंज्यूमर माइक्रो क्रेडिट के अंदर इंक्लूड करते हैं। और फिर लास्ट टॉपिक है अपना इसी क्वेश्चन का कि बेनिफिट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसका मतलब होता है जहाँ पर बैंक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम नहीं पहुँच पाता वहाँ पर ही सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले काम करते हैं, यानी कि माइक्रो फाइनेंस वहाँ तक पहुँचाई जाती है। सेकंड वन पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी को हटाने के लिए काम करते हैं, क्योंकि जब रेडी पटरी वालों को 10-10 हज़ार रुपये के जो लोन दे रहे हैं बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दे रहे हैं तो क्या करेंगे, वो रोज़गार जनरेट करेगा ना, कम से कम अपनी नौकरी तो करेगा और साथ के साथ अर्निंग कमाएगा। तो अगर काम अच्छा चला तो एक बंदे को और रख लेगा अपनी रेडी पे। तो इस टाइप से ये छोटा सा एग्जांपल आपको देने की कोशिश की है। पॉवर्टी वाली गरीबी हटती है, खासकर खुद को तो डेवलप करता है, दूसरे को छोड़ो। वुमेन एम्पावरमेंट, खासकर वुमेन को सबसे ज़्यादा लोन देती हैं जो डिपेंडेंट वुमेन होती हैं उनके रिगार्डिंग। फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन का मतलब है अगर आपके लिए इट इंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी या फोस्टर इनोवेशन वगैरह है, अगर आप कोई नया कुछ करना चाहते हैं, छोटा बिजनेस है लेकिन कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं तो उसके लिए लोन मिल सकता है। या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट, माइक्रो क्रेडिट स्ट्रेंथिंग द लोकल इकोनॉमी, प्रमोट सोल कोहेंसन, ठीक है। या फिर कंट्रीब्यूट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अगर आप कोई काम करते तो उसके। तो ये था जी आज का लेक्चर, होप शो आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आया है तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।